हमारा टॉपिक है भारत का संवैधानिक विकास और अभी हम पढ़ रहे हैं कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड नाथ। नाथ लॉर्ड भी है, नाथ भी है। उनके द्वारा एक समिति गठित की गई थी, गुप्त समिति। उसकी सिफारिश पर इस एक्ट को पारित किया गया था, है ना। रेगुलेटिंग एक्ट बोलते हैं इसको। 1773 1773। और ये याद कैसे रहेगा? 1773 से सब कुछ स्टार्ट होता है। 1773 याद रखना पड़ेगा, ठीक है। फिर इसमें क्या था कि इस अधिनियम के द्वारा भारत में कंपनी के शासन हेतु तो पहली बार एक लिखित दस्तावेज प्रस्तुत किया गया था। कब? 1773 को। इसके द्वारा भारत में कंपनी के प्रशासन पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण की शुरुआत हुई। जो कंपनी का प्रशासन है उसमें ब्रिटिश संसद का नियंत्रण शुरू हो गया। इस अधिनियम के मुख्य प्रावधान इस तरह से हैं कि इस अधिनियम द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल बोला गया था। बम्बई और मद्रास 3 थे ये, लेकिन जो मेन पावर थी वो उसके हाथ में रहती थी, बंगाल के गवर्नर जनरल के हाथ में, ठीक है। अब गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक 4 सदस्य, कितने सदस्य? कार्यकारी परिषद की गठन किया, कार्यकारी परिषद भी गठित की गई। कितने सदस्य? 4 सदस्य हैं। और जो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने वो कौन बने? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया, है ना। जबकि पहले सभी प्रेसिडेंसियों के गवर्नर एक दूसरे से स्वतंत्र थे। इससे पहले, किससे पहले? 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से पहले। कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, है ना। और वो स्थापना 1774 में की गई, जिसमें एक न्यायाधीश था मुख्य और 3 अन्य न्यायाधीश थे। 1+4 का एस्टिमेटम। सर एलिजा एम्पे कलकत्ता के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। सही है, एम्पे से याद रख लो। इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने व भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत देना प्रतिबंधित कर दिया गया। कंपनी के कर्मचारियों को, कंपनी के जो कर्मचारी थे, निजी व्यापार नहीं करना और भारतीयों से उपहार और रिश्वत भी नहीं लेना। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी की गवर्निंग बॉडी के माध्यम से कंपनी का नियंत्रण सशक्त हो गया। कंपनी को भारत में अपने राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक हो गया, ठीक है। तो अगर हम मोटा मोटा बात करें 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में, तो बेसिकली इसमें कुछ नहीं किया था। एक तो कलकत्ता में हाई कोर्ट बना दिया उन्होंने, और कलकत्ता के जो गवर्नर को तो उसको सारी पावर दे दी। 2 चीज़ इम्पोर्टेंट है। और तीसरी चीज़ ये कि उपहार और रिश्वत लेना बंद कर दिया, और जो भी राजस्व की जितनी भी जानकारी है वो ब्रिटिश सरकार को देना ज़रूरी कर दिया कंपनी का। फिर आता है इसके बाद 1781 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब इसकी जो कमी थी 1773, इसकी कमियों को दूर करने के लिए 4 साल बाद, 4 साल नहीं है, सॉरी 8 साल बाद बंदोबस्त कानून पारित किया, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब पारित किया गया था? 1781 में। अब देखो 1718 बन रहा है, आगे से 17 पीछे से 18, यही तो है एक्ट ऑफ सेटलमेंट। फिर यहाँ पे गवर्नर जनरल व काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया। गवर्नर जनरल को भी और जो काउंसिल है उसको भी बोला कि सर्वोच्च क्षेत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर हो गया। और सर्वोच्च न्यायालय की राजस्व अधिकारिता जो थी पहले, उसको भी समाप्त कर दिया। देखें तो सर्वोच्च न्यायालय की जो पावर है उसको लिमिटेड किया गया, ठीक है। फिर यहाँ पे है पिट्स इंडिया एक्ट, जिसको हम बोलते हैं 1784। अब देखो सबसे पहले कौन सा एक्ट आता है? 1773, इसमें +8 कर दूँ। फिर आता है 1781, जिसमें न्यायालय को लिमिटेशन किया गया। फिर इसके जस्ट +3 करो, +3 करके आता है 1784। इसमें क्या है? इसी को बोलते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स, अब ये पिट्स भी 4 बन रहा है, देखो अगर ध्यान से तो 4।
लास्ट वर्ड 4 आ रहा है वैसे भी। इस एक्ट को ब्रिटिश संसद में तत्कालीन प्रधानमंत्री विलियम पिट्स द्वारा प्रस्तुत किया गया, इसलिए इसको पिट्स एक्ट बोलते हैं। प्रधानमंत्री उस टाइम पिट्स था। इस अधिनियम के 2 मुख्य कारणों से इम्पोर्टेंट था कि भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्रों को सर्वप्रथम ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया। पहले तो कंपनी के अधीन बोलते थे, अब कंपनी के अधीन नहीं है, ब्रिटिश का शासन है डायरेक्ट आधिपत्य क्षेत्र। ओरिजिनल बात बोल दी इसने। अब ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण दे दिया। ठीक है, अब ब्रिटिश सरकार ही कंपनी के शासन पर पूर्ण कंट्रोल करेगी। अब अधिनियम के मुख्य प्रावधान किस तरह थे? इसमें कंपनी के राजनीतिक व व्यापारिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया था। राजनीतिक वाला कार्य अलग, व्यापारिक वाला कार्य अलग। तो ये कब से हुआ था? 1984 से। ये हमें याद रखना है। 84 से भैया चोर चोर मौसेरे भाई अलग कर दिए इन्होंने, ऐसे ये डायलॉग याद रखना पड़ेगा। 84 से चोर चोर मौसेरे भाई अलग कर दिए, है ना। राजनीतिक अलग कर दी, व्यापारिक कार्य अलग कर दिया। अब निदेशक मंडलों को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दी गई, लेकिन राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम से एक निकाय का गठन किया गया। एक नियंत्रण बोर्ड बना दिया इन्होंने राजनीतिक चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए। 6 सदस्यों का प्रावधान किया गया। कितने सदस्य? 6 मेंबर। ठीक है, जिनको सम्राट के द्वारा नियुक्त करता था। गवर्नर जनरल की परिषद की संख्या पहले 4 थी, अब 3 कर दी, है ना। गवर्नर जनरल की देशी रियासतों से युद्ध और संधि करने से पहले कंपनी के डायरेक्टरों से स्वीकृति लेना अनिवार्य कर दिया। मतलब अगर यहाँ पे देखें तो गवर्नर जनरल की शक्ति को लिमिटेड किया गया है, जबकि इससे पहले का एक्ट कौन सा था? 1981। इसमें सर्वोच्च न्यायालय को लिमिटेशन किया गया। ठीक है, तो फिर यहाँ पे है कि गवर्नर जनरल को प्रांतीय सरकारों को बर्खास्त करने का अधिकार दिया गया। गवर्नर जनरल को प्रांतीय सरकारों को बर्खास्त करने का एक अधिकार दे दिया, 3 अधिकार हटा के। ये कहानी है 1784 की। फिर आता है 1786। इस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करने और निर्णय को लागू करने का अधिकार दिया गया। प्रधान सेनापति की शक्तियाँ दी गई गवर्नर जनरल को, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चार्टर एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट कब आता है? 1773, और इसके जस्ट 20 ईयर्स लेटर 1793 के अंदर आता है चार्टर एक्ट। अब इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। ठीक है, नियंत्रण मंडल किसको? राजनीतिक एक्टिविटी को कंट्रोल करती थी। के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन देने की व्यवस्था भी। भारतीयों को लूटना है ना कैसे, तो भारतीय राजस्व से लूटो। फिर यहाँ पे है ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों में लिखित विधियों द्वारा प्रशासन की नींव रखी गई। सभी कानूनों और विनियमों की व्याख्या का अधिकार न्यायालय को प्रदान किया गया। कानून और नियमों का अधिकार किसको दिया गया? न्यायालय को। मेन चीज़ यहाँ पे क्या की गई कि एक तो जो चार्टर एक्ट 1793 है, ये वैसे भी जो रेगुलेटिंग एक्ट है 1773, उसके 20 साल बाद है, तो व्यापारिक अधिकारों को 20 साल तक बढ़ा दिया गया। नियंत्रण मंडल है, अब उसको कहीं ना कहीं से वेतन कहाँ से आएगा? भारतीय राजस्व से लूटो। फिर उसके बाद न्यायालय को नियम और विनियम बनाने की वो दे दी पावर। फिर उसके बाद होता है चार्टर एक्ट 1813, ये इसके भी 20 साल बाद आ रहा है, 2020, है ना। भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। कंपनी का पहले व्यापारिक एकाधिकार था, वो समाप्त करके, लेकिन कंपनी का चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा। ईसाई मशीनरियों को
भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दे दी गई, ईसाई धर्म है ना। भारत में शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया और स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाओं को करारोपण कर दिया। कंपनी के अधिकार क्षेत्र को 20 साल के लिए बढ़ा दिया। मेन चीज़ इसमें क्या है कि कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया गया, ईसाई मिशनरियों के धर्म प्रचार की अनुमति दे दी और शिक्षा को थोड़ा सा बढ़ावा दिया गया 1983। अब आता है इसके भी 20 ईयर्स बाद, इसमें 2028 कर लो। अभी एक चीज़ देखो यहाँ पे, पहले 1773 आता है, इसमें आप 20 जोड़ दो कितना आएगा, 1793 का चार्टर एक्ट। इसमें व्यापारिक गतिविधियों को मतलब 20 साल तक बढ़ा दिया था, है ना। और नियंत्रण मंडल को भारतीय राजस्व से वेतन की व्यवस्था की गई है। फिर इसके भी 20 साल बाद क्या कर दिया गया, यहाँ पे आ गया 1813। इसमें क्या किया गया था कि व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, लेकिन चीन के साथ और चीनी के साथ एकाधिकार बना रहा है इनका। ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार 13 से ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार हो गया। फिर इसमें भी 20 ईयर्स ऐड कर दो, फिर क्या आ गया 1833। इसमें क्या किया गया कि कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया और अब कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से केवल भारत पर शासन करना रह गया था। ठीक है, कलकत्ता, मुंबई, मद्रास की सरकारों द्वारा बनाई गई विधियों का ब्रिटिश संसद द्वारा अनुमोदन किया जाने वाला अनिवार्य कर दिया। ठीक, बंगाल के गवर्नर जनरल को ही भारत का गवर्नर जनरल बोला गया था 1833 से। ठीक है, 33 डबल पावर, एक तो बंगाल का भी गवर्नर जनरल है और भारत का भी गवर्नर जनरल है। सैन्य शक्तियाँ भी देती, सभी नागरिकों की सैन्य शक्तियाँ प्रदान की। लॉर्ड विलियम बेंटिक, बेटी की जो बेटी है ना, वो बेटी वो पहली बनी, बेंटिक पहला भारत का गवर्नर जनरल। और यहाँ पे गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में विधिक परामर्श हेतु विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को शामिल किया, विधि सदस्य का एक पद बना दिया। ठीक है, और विधि सदस्य को परिषद की बैठक में भाग लेने का अधिकार था, मतदान का नहीं। बैठक में पहले विधि सदस्य के रूप में कौन बने थे, लॉर्ड मैकाले विधि सदस्य। अध्यक्षता में 4 सदस्य विधि आयोग का गठन हुआ। ठीक है, सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन करने का प्रयास किया गया था। नहीं, मैकाले आया तब से 1833 में आया था मैकाले, और ये मैकाले के टाइम पे ये बेंटिक गवर्नर जनरल बना, ऐसे याद रख लो। खुली प्रतियोगिता आयोजित कर दी सिविल सेवकों के लिए। दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया, दास प्रथा को समाप्त कर दिया। गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान कर संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दे दिया गया। और मद्रास व बम्बई के गवर्नर को विधायिका की शक्ति से वंचित कर दिया और भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका के ऐसे मताधिकार प्रदान कर दिए गए। ठीक, फिर वहाँ पे आता है, उसमें भी 33 में भी 28 कर दो तो आ जाएगा 1853 का चार्टर एक्ट। पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के प्रशासनिक और विधायी कार्यों को अलग कर दिया गया। प्रशासनिक अलग है, विधायी अलग है। ठीक, गवर्नर जनरल की परिषद में विधायिका के रूप में कार्यरत हो 6 नए सदस्य हैं और ये विधान परिषद में 12 सदस्य हैं। सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता व्यवस्था के लिए आरंभ किया गया। यहाँ पे आयोजन करने का प्रयास किया था, लेकिन खुली प्रतियोगिता कब से शुरू हुई, 53 से, 53। पहली बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व का प्रारंभ किया गया। विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की परिषद में पूर्ण सदस्य बना दिया गया। विधि सदस्य बनाया तो इससे पहले गया था, लेकिन 1953 वाले 53 साल का विधि उसको पूर्ण अधिकार दे दिया। ठीक है, फिर आता है भारत शासन अधिनियम
जिसको बोलते हैं 1858, जो इसके 5 साल बाद आता है 1853 के 5 ईयर लेटर। क्या आता है? भारत शासन अधिनियम 58। यह अधिनियम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 का परिणाम था। अट्ठारह सौ सत्तावन हो गया था ना भाई, 1857 के बाद कुछ नियम बनाने पड़ेंगे ना, 1857 में बना दिया। इस अधिनियम द्वारा कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और भारत में ब्रिटिश सम्राट का प्रभुत्व स्थापित हो गया। भारत में ब्रिटिश सम्राट का प्रभुत्व स्थापित 1858 से। शिक्षित लोगों ने इसे मैग्ना कार्टा कहा है, जो भी कहा है इसे। भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के हाथ में चला गया। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त करके द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया गया। एक नए भारत का राज्य सचिव पद 1857 की क्रांति के बाद आया। भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्य भारतीय परिषद का गठन किया गया, जो सलाहकार समिति थी। भारत सचिव भारत परिषद का अध्यक्ष होता था और इलाहाबाद में ब्रिटिश महारानी की घोषणा लॉर्ड कॉनिंग ने पढ़कर सुनाया। भारत में शिक्षित वर्ग द्वारा इसे अधिकारों का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? 1858 वाले अधिनियम को। फिर आता है भारत शासन अधिनियम 1961। विभागीय प्रणाली की शुरुआत करी। विभाग, डिपार्टमेंट। कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को थोड़ा सा शामिल करेंगे, है ना। और गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद का विस्तार करते हुए 5 सदस्य भी शामिल कर लिया गया। इसमें लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों, बनारस के राजा देवनारायण सिंह, पटियाला के नरेंद्र सिंह विधान परिषद में मनोनीत किया। गवर्नर जनरल को आपात स्थिति में अध्यादेश जारी करने का अध्यादेश ऑर्डिनेंस पारित कर सकता है। डिपार्टमेंट, ऑर्डिनेंस, ऐसे शब्द 1861 में आए। कलकत्ता, मुंबई उच्च न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान किया गया। कलकत्ता में भी, मुंबई में, मद्रास में भी उच्च न्यायालय। फिर आता है आपका भारत परिषद अधिनियम 1892। इसमें क्या है कि भारतीय सदस्यों को बजट पर प्रश्न पूछने में बहस करने का सीमित अधिकार दिया गया, लेकिन मताधिकार का अधिकार नहीं है उनको। और गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति हेतु अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का प्रावधान किया गया। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का कब से? 1892 से। ये देखो स्पेशल अधिनियम है। 1, 8 है, दोनों में एक जोड़ो क्या आएगा? 8 में 1 जोड़ा 9, 1 में 1 जोड़ा 2। 1892 में बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया और अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का प्रावधान किया गया। फिर आता है भारत परिषद अधिनियम 1909। 1909 थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। मौले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं इसको। मौले मिंटो भारत के सचिव थे और मिंटो भारत के गवर्नर जनरल। ठीक है। सर अरुणडेल समिति की रिपोर्ट से इसे पारित किया गया। इसमें केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 60 कर दी गई। ठीक है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। और केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत बनाए रखा, लेकिन प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी बहुमत की अनुमति थी। बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार तो पहले भी था। पहली बार किसी भारत को गवर्नर जनरल और गवर्नर की कार्यकाली परिषद में शामिल किया गया। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का प्रथम भारतीय सदस्य बने थे। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा विधि सदस्य भी बनाया गया। इस अधिनियम में पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया। यहाँ से फूट डालो राज करो की नीति है भैया। मुस्लिमों को अधिकार देगा, इसका मतलब क्या? फूट डालना चाहते हो
1909 से शुरू किया गया है सब। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। फिर 1919 वाला आ गया। 1919 को मॉन्टेग चैम्सफोर्ड अधिनियम भी बोलते हैं। सरकारी शासन। अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया। क्रिप्स मिशन 1942। चिप्स 2 1942। वेवेल योजना 1945 में थी। वेवेल 5 1945। कैबिनेट मिशन, कैबिनेट ये 6 बन रहा है नेट में, तो 1946। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य इस मिशन था। क्रिप्स था इसके अंदर, पैथिक लॉरेंस था, अलेक्जेंडर था। ठीक है, क्रिप्स तो व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष था, लॉरेंस था जो भारतीय सचिव, और अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री। माउंटबेटन योजना आई थी 3 जून 1947 में। फाल्कन योजना भी बोलते हैं माउंटबेटन योजना को।